हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम टू जेडे एकेडमी। जैसा कि हम लोगों की कुछ वीडियोस आ रही हैं, पिछले कुछ 2-3 लेक्चर्स आपने देखे होंगे रिलेटेड टू एमसीक्यूज फॉर दी बीकॉम एंड बीबीए एंट्रेंस अकाउंटेंसी के एमसीक्यूज हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड इट्स रिसीट्स। कहने का मतलब ये कि आज एमसीक्यूज पे डिस्कशन होगा इस टॉपिक के ऊपर कि जिसमें आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से मतलब है। मैं बता दूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसको हम बड़ा खर्चा मानते हैं। द वर्ड कैपिटल इटसेल्फ डिनोट्स अ बिग एक्सपेंस और अ बिग एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि आप कोई बड़ा एसेट को परचेज करो और उस पर जो पैसा खर्चा होता है उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेसिकली आपके जो ईयरली एक्सपेंसेस होते हैं या जो कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए जो खर्चे होते हैं उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि सर कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और कौन सा नॉर्मल एक्सपेंस है, या कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बहुत कंफ्यूजन होता है, तो उससे रिलेटेड एमसीक्यूज आ सकते हैं क्योंकि डायरेक्टली ये जो है टॉपिक इस बार सिलेबस में इंट्रोड्यूस करा गया है, इनकॉर्पोरेट किया गया है। 11th क्लास का बेसिक कॉन्सेप्ट है, चैप्टर नहीं है बट बेसिक कॉन्सेप्ट है। कंफ्यूजन क्रिएट करता है जब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट 11th क्लास में कॉमर्स के स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, उसमें ये कॉन्सेप्ट है। तो इससे इसको बिल्कुल सेपरेट एक चैप्टर की फॉर्म में या टॉपिक की फॉर्म में दे दिया गया है। तो उससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। जैसे पहला एमसीक्यू है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डेफिनेशन। बेस्ट का मतलब यहां पे हो गया कि कंप्लीट या मुकम्मल डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर की कंप्लीट डेफिनेशन क्या हो सकती है या क्या डेफिनेशन हो सकती है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। तो बेसिकली द आंसर इज बी, इन विच इट इज रिटन एक्सपेंडिचर दैट क्रिएट्स एन एसेट विद बेनिफिट लास्टिंग मोर देन 1 ईयर। तो मैंने पहले ही बताया कि दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर व्हिच कैन बी रिलेटेड और यू कैन रिलेट दिस एक्सपेंस विद एन ह्यूज अमाउंट। द वर्ड कैपिटल मींस व्हाट? अ बिग अमाउंट, एक बड़ा पैसा। तो बड़ा पैसा ऑलवेज बी स्पेंट ऑन द क्रिएशन ऑफ एन एसेट। लाइक आप हर महीने रेंट देते हो 10,000 रुपए, बट इफ यू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग और यू आर परचेजिंग अ बिल्डिंग, इट मे कॉस्ट यू अराउंड 50 lakhs 1 करोड़। तो 50 लाख और 1 करोड़ की अगर आप बिल्डिंग परचेज करने जा रहे हो तो इट्स अ बिग एक्सपेंस। तो इट इज रिलेटेड टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेंट आप पूरे साल का पे करते हो, एग्जॉस्ट हो जाता है लास्ट में, आप उसको मैच कर देते हो, खत्म। बट वंस यू परचेज द बिल्डिंग, एक बार आपने बिल्डिंग खरीद ली, वो उसका बेनिफिट आपको लंबे समय तक के लिए होगा। लंबे समय की डेफिनेशन क्या होती है अकाउंटेंसी के अंदर? मोर देन 1 ईयर। तो वो खर्चा, वो एक्सपेंडिचर जो एसेट को क्रिएट करे और जिसका बेनिफिट आपको लंबे समय के लिए हो। तो कहने का ये मतलब है, अगर आप इस एमसीक्यू को देखते हो तो इस एमसीक्यू में 2 आंसर है। एक, अगर पूछा जाए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें से कौन सी चीज करता है, अगर खाली ये दे रखा है क्या ये एसेट क्रिएट करता है, तो आप इस पर टिक कर सकते हो। या वो एक्सपेंडिचर जो 1 साल से ज्यादा के समय में बेनिफिट देता है, तो वो भी ऑप्शन हो सकता है। तो यस, इस एमसीक्यू में मैंने दोनों आंसर्स को इनकॉर्पोरेट कर दिया। एक आंसर से आपको 2 ऑप्शंस मिल गए। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट इज कंज्यूम्ड विद इन द अकाउंटिंग ईयर। कौन सा एक्सपेंस है जिसका बेनिफिट आप कंज्यूम कर लेते हो, बेसिकली यूज कर लेते हो और खत्म करते हो 1 साल से कम समय में, तो वो क्या कहलाता है बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। 1 अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या हो गया बेटा? 1 ईयर। 1 साल में आप उसे खत्म कर लेते हो, तो वो एक्सपेंस कहलाता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेनिफिट एग्जॉस्टेड विद इन करंट ईयर। एग्जॉस्टेड का मतलब ये हो गया कि जब आप इनकम्स को एक्सपेंसेस से मैच कर लेते हो टू गेट प्रॉफिट और लॉस, वहीं पर आकर आपने सारे एक्सपेंसेस को एग्जॉस्ट कर देते हो। सो द आंसर इज, द करेक्ट आंसर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच इज सी। कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा क्योंकि इसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के समय के लिए होता है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी नहीं होगा और कैपिटल रिसीट भी नहीं होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अब जो क्वेश्चन आपके पास आने वाला है वो क्वेश्चन आपको बताएगा कि अगर आपको ट्रांजैक्शन दे रखा है, अगर आपको ट्रांजैक्शन दे रखा है तो आप कैसे कैटेगराइज करोगे, क्लासिफाई करोगे कि कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैरेज पेड ऑन परचेजेस ऑफ न्यू मशीनरी 2000 कौन सा एक्सपेंडिचर है? कौन सा एक्सपेंडिचर है बेटा? इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एडेड टू मशीनरी अकाउंट। देखिए, कैरेज पेड ऑन परचेजेस ऑफ मशीनरी,
कैरेज पेड ऑन परचेजेस ऑफ गुड्स, दो चीजें हैं, क्या है, एक तो बेटा आपने कैरेज दिया किस पर, एक एसेट खरीदने पर, मतलब के मशीनरी पर, एक आपने कैरेज पे किया किस पर बेटा, परचेजेस ऑफ गुड्स पर, दोनों पर आपने भाड़ा दिया। कैरेज का मतलब क्या हो गया, भाड़ा, दोनों पर आपने भाड़ा दिया। तो अगर आप मशीनरी पर भाड़ा दे रहे हो तो इट विल कॉस्ट यू अंडर द प्राइस और द कॉस्ट ऑफ एसेट। मतलब ये कि आप कोई सामान खरीद के लाए दिल्ली से, सपोज करो एसी खरीद के लाए, वो एसी आपने 50,000 रुपए का खरीदा, मगर उसको अलीगढ़ तक लाने में आपके 2,000 रुपए खर्च हो गए, तो आप क्या कहोगे, यार मुझे एसी 52,000 रुपए का पड़ा है, मैं इसे 52,000 से ऊपर का बेचूंगा, एक मिसाल के तौर पर। तो कहने का मतलब ये कि अगर एसेट की वैल्यू में कोई खर्चा एसेट की वैल्यू को बढ़ा रहा है तो इट कम्स अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर एडेड टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट में वो चीज ऐड हो जाएगी या कोई भी एसेट में। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, ऑफिस रेंट पेड 60,000 पर ईयर, ऑफिस एक्सपेंस 60,000 पर ईयर, ना ही तो कोई एसेट की वैल्यू बढ़ा रहा है ना कम कर रहा है, तो बेसिकली नॉर्मल खर्चा है, तो नॉर्मल खर्चा विल कम अंडर दी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, स्टैंप ड्यूटी पेड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ परचेज्ड लैंड। लैंड की परचेज्ड में अगर आपने स्टैंप ड्यूटी दी है, स्टैंप ड्यूटी का मतलब बैनामे का खर्चा, 50 लाख रुपए की जमीन है 2 लाख रुपए बैनामे में चले गए, तो जमीन कितने की हो गई, 52 लाख रुपए की हो गई। तो अगेन it's a capital expenditure, it's a part of cost of land, so the answer is B. Coming to the next question which we have is 106, which is annual maintenance contract of computers. Annual maintenance cost, annual maintenance cost is also called, आप लोगों ने अपनी नॉर्मल लाइफ में सुना होगा, annual maintenance charge is what, in the short form it is called AMC. एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट किसका पार्ट है बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। व्हाई, बिकॉज इट इज अ रिकरिंग एक्सपेंस। तो एक बात हमें ये समझ में आई कि जो रिकरिंग एक्सपेंस होगा, रिकरिंग मतलब जो एक्सपेंस बार बार होगा, वो कौन सा एक्सपेंस होगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, भले वो एसेट पर हो रहा हो। मतलब आप बाइक की सर्विस कराते हो या आप कार की सर्विस कराते हो, तो सर्विस हर साल कराते हो, हर 6 महीने पे कराते हो, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बट कार में अगर आप कोई चीज ऐड करा रहे हो, जोड़ रहे हो, जो कार की वैल्यू बढ़ा रहा है, तो वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो द रिकरिंग एक्सपेंस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कई तरीके के सवालात का सेम आंसर है, बट द वे ऑफ डिलीवरिंग द क्वेश्चन, द वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन इज डिफरेंट। अलग अलग तरीके से चीजें पूछी जाए तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, दैट्स व्हाई एक तरीके से एक क्वेश्चन कई तरीके से बना हुआ है। 107 क्वेश्चन देखते हैं हम। Which of the following is not capital expenditure? इसमें से कौन सी चीज ऐसी है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है? परचेज ऑफ बिल्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ये नहीं होगा। लीगल कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग लैंड अभी पढ़ा है इससे पहले, ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ये भी नहीं होगा। सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज ये होगा, व्हाई, बिकॉज एवरी मंथ वी यूज्ड टू पे सैलरी टू आवर एम्प्लॉइज, तो दिस इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एक क्वेश्चन से दो आंसर मिले कि सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज रिकरिंग नेचर का है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। और अगर पूछा जाए कि सैलरी पेड टू एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंडिचर है, तो अगर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, ये अभी मैंने समझाया, ये भी नहीं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ मेजर ओवरहॉल। कॉस्ट ऑफ मेजर ओवरहॉल ऑफ मशीनरी दैट एक्सटेंड्स इट्स यूजफुल लाइफ बाय 5 years। क्या आंसर है इसका, ओवरहॉल कराया आपने, मशीन को ठीक कराया और उसने मशीन की लाइफ को बढ़ा दिया, मतलब आपका इंटेंशन ही यही था कि मैं उसको ओवरहॉल कराऊंगा ताकि इसकी लाइफ बढ़ जाए। जाहिर सी बात है, इफ द लाइफ ऑफ एनी एसेट इज एक्सटेंडिंग और इंक्रीजिंग, अल्टीमेटली इट विल इंप्रूव द वैल्यू ऑफ एसेट, इट इज इंप्रूविंग द वैल्यू ऑफ एसेट। तो बेसिकली द आंसर इज बी, मेजर ओवरऑल एक्सटेंडिंग यूजफुल लाइफ इंप्रूव्स द एसेट, इंक्रीजेस इट्स वैल्यू और लाइफ। तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ना, उसकी लाइफ बढ़ना, अगर उस पर कोई खर्चा आ रहा है तो इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो द आंसर इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 109, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज शोन इन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां शो होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों,
क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट को बढ़ाता है या लायबिलिटी क्रिएट करता है, तो वो आएगा बैलेंस शीट के अंदर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसमें आएगा, याद रखना है, ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दोनों में आएगा। ठीक है बेटा, सो द आंसर इज बी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, coming to the next one, which is the 110th question. The question is, if the revenue expenditure is treated as capital expenditure, the effect on profit is, मतलब कि अगर आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया है तो प्रॉफिट पर क्या असर पड़ेगा? सो द आंसर इज बी, प्रॉफिट ओवर स्टेटेड। मैंने आपको पहले बताया है पिछली दो वीडियोस में, एक वीडियो में ये चीज है कि ओवर स्टेट का मतलब अकाउंट में होता है, अकाउंट्स में ओवर स्टेट का मतलब होता है इंक्रीज हो जाना, अननेसेसरी मतलब गलती से बढ़ जाना, और अंडर स्टेट का मतलब होता है बेटा घट जाना। ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले पेपर में। तो ओवर स्टेट का मतलब है कि बढ़ जाना, मतलब ये कि अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं लिखूंगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं लिखूंगा तो नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, जो कि गलत है। तो गलती अगर मैं कर रहा हूं तो उसका इफेक्ट प्रॉफिट पर क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अगर इसी तरीके से अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लूं तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो आंसर इज प्रॉफिट रोंगली ओवर स्टेटेड, या प्रॉफिट ओवर स्टेटेड, प्रॉफिट का बढ़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया जाए तो प्रॉफिट पर क्या असर पड़ेगा? सो द आंसर इज बी, प्रॉफिट अंडर स्टेटेड, एसेट्स अंडर स्टेटेड। मतलब क्या है, प्रॉफिट गलती से कम हो जाएगा, आपने अपना एक्सपेंस ज्यादा दिखा दिया, जबरदस्ती में दिखा दिया ज्यादा, गलती से दिखा दिया ज्यादा, तो अगर खर्चा ज्यादा दिखा दोगे तो प्रॉफिट अननेसेसरीली कम हो जाएगा। सो द आंसर इज बी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज 112th, preliminary expenses of a new company are an example of which expense? Deferred revenue expenditure. Preliminary expenditure, incorporation cost are revenue in nature but benefits for the company for several years. Now I will tell you the definition of deferred revenue expenditure. Deferred revenue expenditure वो expenditure होता है जिसका खर्चा हो जाता है और उसका बेनिफिट आपको लंबे समय के लिए मिलता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या है? कंपनी के रजिस्ट्रेशन को लेकर मैंने खर्चा करा कंपनी स्टार्ट करने से पहले 1 लाख रुपए, अभी मैंने कंपनी स्टार्ट नहीं करी लेकिन उसका बेनिफिट मुझको लंबे समय के लिए मिलेगा। सो द आंसर इज सी, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और यहां पर उसकी डेफिनेशन दे रखी है, आप लोग देख लीजिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 113, which of the following is an example of deferred revenue expenditure? The answer is C, heavy advertising for a new brand launch, 3 years benefit. For example, मतलब कोका कोला एक कंपनी है, इट्स हेडक्वार्टर इज इन इजराइल और इन अमेरिका, पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर वो चाहता है कि मार्केटिंग कैंपेन डिजाइन करना, वो पूरे वर्ल्ड लेवल पर सपोज करो 50,000 करोड़ रुपए खर्च करता है, पूरे वर्ल्ड में उसकी मार्केटिंग करता है, तो क्या 50,000 करोड़ का बेनिफिट उसको फौरन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। वो टारगेट बना के चलता है कि 50,000 करोड़ रुपए मैं आज खर्च कर रहा हूं, इसका बेनिफिट मुझको अगले 3 साल में, 2 साल में, 5 साल में या 10 साल में देखने को मिलेगा। तो एडवर्टीजमेंट करना, कोई भी लंबा खर्चा करना, मैंने बताया आपको कोई भी खर्चा करा जाए जिसका बेनिफिट लंबे समय के लिए हो, वो कौन सा खर्चा है? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एग्जाम्पल की फॉर्म में दिया हुआ है, ना तो परचेज ऑफ मशीनरी है कैपिटल एक्सपेंडिचर, पेमेंट फॉर मंथली रेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर कैपिटल रिसीट, बट हैवी एडवर्टाइजिंग फॉर अ न्यू ब्रांड, इस तरीके का वो खर्चा जिसका बेनिफिट लंबे समय के लिए हो इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो द आंसर इज सी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बेटा सी है, लगा लो, टिक कर लो, ठीक है बेटा। सो द आंसर इज सी। नेक्स्ट, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब खत्म कैसे करा जाता है? सो द आंसर इज बी, ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ अ बेनिफिट एमोर्टाइज्ड, मतलब आप धीरे 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 करके उसके खर्चे को सेट ऑफ करते हो, उसके खर्चे को खत्म करते हो, उसके खर्चे को मीट आउट करते हो अपने प्रॉफिट के साथ। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लंबे समय में जाकर राइट ऑफ होता है, फौरन नहीं करा जाता, याद रखना। तो इट विल बी डन ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, से 2, 3, 4, 5, 10 जो आप डिसाइड करें वो हो सकता है। तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन क्या हो गई? तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर मैं लिखूं
डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा बेटा याद कर लो जिसका जिसका टाइम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब लंबे समय के लिए जिसका बेनिफिट आपको मिलता है। तो जाहिर सी बात है इस खर्चे को आप हर साल राइट ऑफ करोगे, फौरन नहीं होगा। तो रिटर्न ऑफ ओवर द नंबर ऑफ इयर्स, द आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 115। वी विल सी व्हाट इज इट इन इट। द अनरिटन और अनअमोर्टाइज्ड पोर्शन ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अपीयर्स इन, मतलब वो जैसे कि सपोज करो 50,000 करोड़ रुपए का खर्चा था हमारा एडवर्टीजमेंट का। आप ऐसे मान के चलो हमने 10,000 करोड़ रुपए 2026 में खत्म कर दिए। कितना खर्चा दिखा रहे हैं अब हम? 40,000 करोड़ का। तो जो बचा हुआ है वो कहां शो होगा? इट विल बी शोन अंडर द हेड फिक्टिशियस एसेट। सो द आंसर इज सी, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज miscellaneous expenditure, or we can say fictitious asset। fictitious asset में आएगा। मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा, जस्टिफिकेशन भी दिया हुआ है, दोनों चीजें दी हुई हैं। अगर मिसलेनियस में आ जाए तो मिसलेनियस में डाल देना, आंसर टिक कर देना। नहीं आए तो फिक्टिशियस एसेट्स गिवन होगा उस पर टिक कर देना। तो द आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 116, कैपिटल रिसीट इज नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज प्रॉफिट बिकॉज सी, द न्यू टर्मिनोलॉजी is here. The first terminology is capital expenditure, खर्चा। बेटा इस खर्चे से दो चीजें होती हैं, एक तो एसेट क्रिएट एक ही चीज होती है, एसेट क्रिएट होता है या लाइबिलिटी क्रिएट होती है। लाइबिलिटी कैसे क्रिएट होती है? किसी भी एसेट को उधार पे खरीद लेना। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑल्सो क्रिएट्स लाइबिलिटी। बट अभी हम बात कर रहे हैं क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या क्रिएट करता है बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रिएट करता है एसेट। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कैपिटल रिसीट क्या होगा? कैपिटल रिसीट क्या होगा? जस्ट ऑपोजिट टू इट। मतलब इफ यू आर सेलिंग एनी एसेट, अगर आप किसी एसेट को सोल्ड कर रहे हो, सोल्ड ऑफ एन एसेट, किसी एसेट को बेच रहे हो तो इसका पैसा आ रहा है, वो क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसीट कहलाएगा। सो कैपिटल रिसीट इज नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज प्रॉफिट बिकॉज कैपिटल रिसीट, एसेट को बेच रहे हैं, पैसा आ रहा है, प्रॉफिट की फॉर्म में नहीं बटेगा। व्हाई? बिकॉज इट्स ईदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी और रिड्यूसेस एन एसेट, सो नॉट फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। तो कहने का मतलब ये कि कैपिटल रिसीट क्या हो गया? या तो लोन हो गया, या सेल ऑफ एसेट हो गया, या कैपिटल इंट्रोड्यूस हो गया। इज फाइनेंसिंग इन नेचर। इसका नेचर क्या होता है? फाइनेंस। तो कैपिटल रिसीट क्या हो गया बेटा? वो पैसा जो आप रिसीव कर रहे हो। अब यहां पर एक डेफिनेशन आपको और मिली। कैपिटल रिसीट क्या है? बड़ा लोन ले लेना, कैपिटल रिसीट। एसेट को बेच देना, कैपिटल रिसीट। या कैपिटल का इंट्रोड्यूस होना, कैपिटल रिसीट। तो या तो लायबिलिटी क्रिएट होगी या एसेट खत्म होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या है? या तो एसेट क्रिएट होगा या लायबिलिटी क्रिएट होगी। लायबिलिटी क्यों क्रिएट होगी? क्योंकि आप एसेट को उधार पर भी खरीदते हो। सो द आंसर इज बी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड फॉर लॉस ऑफ अ फिक्स्ड एसेट दैट इज मशीनरी डिस्ट्रॉयड बाय फायर इज। इंश्योरेंस क्लेम क्या है बेटा? व्हाट इज इंश्योरेंस क्लेम? इंश्योरेंस क्लेम इज अ कैपिटल रिसीट। याद करने की चीज है, द मशीनरी डिस्ट्रॉयड वाज फिक्स्ड एज कैपिटल एसेट। इंश्योरेंस क्लेम क्या होता है बेटा? Always remember this thing. It is a capital receipt. It is treated as an asset. Capital receipt होता है बेटा, ये आपको रिसीव होता है तो क्या हो जाता है बेटा? डेबिट, वो कैपिटल रिसीट में काउंट होता है। मशीनरी डिस्ट्रॉयड। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। Insurance claim received for loss of a trading stock, goods destroyed. Stock is a current trading asset. So the answer is C. It's a revenue receipt. Insurance claim received for loss of trading stock. अगर कोई स्टॉक में आपको जलकर स्टॉक खराब हो गया, उसका क्लेम मिला, तो वो क्या कहलाएगा? आपको रेवेन्यू रिसीट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि गुड्स जो है आपके वो क्या है बेटा? एक्सपेंस है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट इज। आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट की फॉर्म में पैसा रखा, उस पर आपको ब्याज मिल रहा है, तो वो कौन सा रिसीट है बेटा? वो रिसीट है आपका रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट का पार्ट है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिकरिंग इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस। मतलब आपने एफडी कर दी 10 साल के लिए, हर साल आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो रिकरिंग इनकम हो गई। जिस तरीके से रिकरिंग एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, इसी तरीके से रिकरिंग इनकम क्या हो जाएगी आपकी? रेवेन्यू रिसीट हो जाएगी आपकी। सो द आंसर इज सी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, coming to the next question, sale of fixed assets, old office computer is। अगर आप कोई एसेट बेच रहे हो
तो कौन सा आंसर होगा इसका? आंसर होगा इसका कैपिटल रिसीट। क्यों? क्योंकि जब आपने एसेट खरीदा था तो क्या था? कैपिटल एक्सपेंडिचर। आज बेच रहे हो तो क्या है? कैपिटल रिसीट है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द प्रोप्राइटर इन कैश इज, अगर कोई ओनर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है कैश में तो वो क्या है बेटा? वो कैपिटल रिसीट है। मैंने बताया अभी, लोन का आना, लाइबिलिटी का बढ़ना, तो कैपिटल बढ़े आएगा तो लाइबिलिटी भी बढ़ेगी, तो इट्स अ कैपिटल रिसीट। सो कैपिटल इंट्रोड्यूस इज अ कैपिटल रिसीट। याद करने की चीजें बेटा रट लेना, हो सकता है सवाल आ जाए ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक, कैपिटल इंट्रोडक्शन वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेवेन्यू रिसीट? कौन सी चीज इसके अंदर से रेवेन्यू रिसीट है? सो द आंसर इज सी, कमीशन रिसीट फॉर सर्विस रेंडर्ड, बिकॉज इट इज अ रिकरिंग इनकम। तो हमारे मोटे तौर पर एक बात ये समझ में आई कि अगर हमारा कोई भी बेटा रिकरिंग एक्सपेंस अगर है तो वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अगर कोई हमारी रिकरिंग इनकम है जो कि हर साल हर महीने होनी है तो वो क्या हो जाएगी? आपकी रेवेन्यू रिसीट हो जाएगी आपकी। तो याद रखना है, रिकरिंग एक्सपेंस से और रिकरिंग इनकम से। इसी तरीके से याद रखना है, कोई एसेट खरीद रहे हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कोई एसेट बेच रहे हो तो कैपिटल रिसीट है। नेक्स्ट, कैरेज इनवर्ड ऑन परचेज ऑफ गुड्स। कैरेज इनवर्ड मैंने भी बताया, भाड़ा दिया गुड्स के खरीदने पर, तो वो कौन सा एक्सपेंस है बेटा? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बिकॉज इट्स अ डायरेक्ट चार्ज टू ट्रेडिंग अकाउंट। मैंने बताया कैरेज ऑन परचेज ऑफ एसेट कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट कैरेज ऑन परचेज ऑफ गुड्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो द आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्ट्री रेंट इज क्लासिफाइड एज, फैक्ट्री रेंट क्या होगा बेटा? सो द आंसर इज डी, इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? बिकॉज यू हैव टू पे रेंट ईच एंड एवरी मंथ, सो इट्स अ रिकरिंग एक्सपेंस। तो ये रिकरिंग एक्सपेंस है, तो रिकरिंग एक्सपेंस किस में आता है बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। सो द आंसर इज डी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, सैलरी टू ऑफिस स्टाफ इज क्लासिफाइड एट, अगर आप ऑफिस स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं तो इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। व्हाई? बिकॉज इट्स अ, सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। द आंसर इज सी, इट्स एन इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में मैं कंफ्यूज हो गया, सॉरी। इट्स एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस और हर साल हर महीने होना है, तो रिकरिंग है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डायरेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट वेजेस होंगी आपकी, अगर सैलरी की जगह पर वेजेस होगा तो वो डायरेक्ट में आएगा। तो अगर इस क्वेश्चन को आप अकेले, इस क्वेश्चन को आप एनालाइज करें तो इसमें आपको एक चीज में दो सवाल मिल रहे हैं। क्या मिल रहा है? एक तो ये मिल रहा है कि ऑप्शन देखिए, इनडायरेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपको ये समझ में आ रहा है कि सैलरी इनडायरेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, अगर इस फॉर्म में पूछा जाए तो यू कैन गिव आंसर। और अगर मैंने क्या बताया, डायरेक्ट रेवेन्यू फिर कौन सा हो सकता है सैलरी के अगेंस्ट में? वेजेस। तो वेजेस डायरेक्ट हो गया, सैलरी इनडायरेक्ट हो गया। सो द आंसर इज सी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज 126, import duty paid while importing a new machine is, import duty paid while importing a new machine, again the word machine is here means asset। अगर आप एसेट पे पैसा खर्च कर रहे हो तो इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिस तरह कैरेज ऑन परचेज ऑफ एसेट था, इस तरीके से आप इंपोर्ट ड्यूटी पे कर रहे हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। कमिंग टू द नेक्स्ट 127, लोन रीपेड टू बैंक, लोन लिया था कैपिटल रिसीट थी, रीपे कर रहे हो तो क्या है? नीदर इनकम नॉर एक्सपेंडिचर, इट रिड्यूसेस लाइबिलिटी। ना ही तो ये आपकी इनकम है ना ही ये आपका एक्सपेंडिचर है, बेसिकली इट रिड्यूसेस योर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी होता रहा है तो लोन रिपेमेंट रिड्यूसेस लाइबिलिटी, लोन पेबल, तो ना ही तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया ना ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। आप धीरे धीरे अपने लोन को चुका रहे हो, मतलब यू आर पेइंग ऑफ योर लाइबिलिटी। सो द आंसर इज डी। अगेन wages paid, see wages paid for construction of own building by workers, वो बिल्डिंग जिसको आपने, की बिल्डिंग है ओन्ड बाय यू, ओन्ड बाय यू का मतलब ओन्ड बाय योर कंपनी। अगर कंपनी के पास कोई बिल्डिंग है और उस पर वेजेस खर्च कर रहे हो, क्यों? क्योंकि उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब 10 कमरे की बिल्डिंग 50 करोड़ की थी, 12 कमरे की बिल्डिंग 55 करोड़ की हो गई, मतलब 5 करोड़ रुपए की वैल्यू एडिशन हो गया बिल्डिंग के अंदर। मींस व्हाट? द एसेट, द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज इंक्रीजिंग, तो इट कम्स अंडर द बी कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट्स अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। सो आंसर इज बी। नाउ हियर वेजेस पेड, वेजेस दो तरीके से पे करी जाती है, अभी मैंने ऊपर बताया। अगर आप नॉर्मल वेज पे कर रहे हो तो वो क्या है? वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट यहां पर वेजेस पे हो रही है बिल्डिंग के डेवलपमेंट के लिए, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। क्यों? क्योंकि एसेट को बढ़ा रहा है। सो द आंसर इज बी। सो द आंसर इज बी।
नाउ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, प्रॉफिट अगर किसी कोई मशीनरी बेची आपने तो उस पर प्रॉफिट हुआ, उस पर प्रॉफिट हुआ, मशीनरी बेची कैपिटल लिस्टेड हुआ, बट बेचने पर प्रॉफिट हुआ। कैसे? आपकी बुक्स में उसकी वैल्यू 50,000 की थी, आपने उसको 52 का बेच दिया, तो 50,000 तो कैपिटल लिस्टेड हो गई, 2,000 जो गेन हुआ वो क्या हुआ बेटा? तो वो हुआ आपको आंसर सी, रेवेन्यू रिसीट शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट अल्टीमेटली आपका हुआ, बेसिकली गेन कहलाते हैं, कहते हैं उसे, यहाँ प्रॉफिट लिखा हुआ है, गेन भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, तो बेसिकली क्या है? इट्स अ रेवेन्यू रिसीट, सो द आंसर इज बी। आर एंड डी क्या है बेटा? आर एंड डी अगर आपको वर्ड मिले तो इट इज कॉल्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेटा, इट इज कॉल्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बेनिफिट्स ऑपरेशंस फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स, मतलब आप रिसर्च करते हो, आपकी कंपनी रिसर्च करती है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो टेक्नोलॉजी का जो इंप्रूवमेंट है बेटा वो रिसर्च कर आ रहा है, तो उस पर पैसा खर्च करती है कंपनी, कंपनी यूज टू एक्सपेंस, सो द आंसर इज सी, इट इज अ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि उसका बेनिफिट आपको 3 साल के लिए मिलेगा। मिसाल लिखिए 3 साल के लिए, वहां 5 साल भी लिखा मिल सकता है, 10 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है, 15 भी मिल सकता है, 25 भी मिल सकता है, तो 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, बेनिफिट लंबा हो गया, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट 131, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर बोथ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कौन सा ऐसा पेयर है इसके अंदर जो कि दोनों चीजें हैं? क्या आंसर इज बी, लैंड परचेजेस एंड लीगल फीस फॉर एक्वायरिंग लैंड, मतलब जमीन खरीदना और बैनामा कराना, तो एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, सो द आंसर इज बी। मैंने अभी ऊपर बताया है, दोबारा तरीके से पूछा गया है ये सवाल, मतलब एक क्वेश्चन 2-3 तरीके से आप लोगों को बता रहा हूं मैं, ताकि क्लैरिटी आप लोगों के माइंड में आ जाए कि अगर घुमा के पूछा जाए तो क्या आंसर होगा, और एक तरीके से समझ में ना आए तो दूसरे तरीके से आप लोग समझ लें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर बोथ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कौन सा ऐसा पेयर है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? बेसिकली क्या? रिपेयर्स टू मशीनरी एंड ऑफिस रेंट, दोनों रिकरिंग नेचर के, तो रिपेयर्स टू मशीनरी, मशीनरी का रिपेयर हर 6 महीने पर, हर दूसरे महीने पर, या हर 10 साल में हो रहा है, या हर 3 साल में हो रहा है, या हर 2 साल में हो रहा है, तो रिकरिंग हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ऑफिस रेंट तो है ही, तो आंसर इज बी। A building extended by adding a new wing, again the question दोबारा से एक नई विंग जोड़ी जा रही है, बेसिकली एक नई बिल्डिंग के साथ नई बिल्डिंग बनाई जा रही है, तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिकॉज इट एड्स वैल्यू टू एंड लाइफ ऑफ बिल्डिंग। अगेन द आंसर इज सी, सेम क्वेश्चन बट वर्डिंग्स अलग अलग है। 134, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसीट, कौन सी ऐसी चीज है जो कैपिटल रिसीट का एग्जांपल है? द आंसर इज सी, शेयर्स इशूड टू शेयर होल्डर्स फॉर कैश। कैपिटल रिसीट क्यों हो गया बेटा ये? बिकॉज शेयर कैपिटल, बिकॉज शेयर कैपिटल याद रखना है, शेयर कैपिटल इज अ कैपिटल रिसीट। व्हाई? because the word capital is here, capital is a liability, share capital is a liability, because you have to pay back to your shareholders at the time of the winding up of the company. If you talk about equity shares, अगर हम equity shares की बात करें तो we have to return the money, और जो भी हमें चीज वापस करनी है वो क्या है हमारे लिए? liability है। so the answer is C, shares issued to shareholders for cash or for bank, both the things are correct. 135 question ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ अ सेल्समैन, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अगर सेल्समैन का है तो क्या है बेटा? वो उसका आंसर है बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिकॉज इट इज एन इनडायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड द आंसर इज सी। बेसिकली क्या रिकरिंग नेचर का है, सेल्समैन आप लोगों के सामान बेचने के लिए जाते रहते हैं तो उन पर खर्चा होता रहता है, तो किसका पार्ट है ये बेटा? सेलिंग एक्सपेंस का पार्ट है। अब इस सवाल से आपको 2 आंसर मिले, क्या मिला? कि अगर सेल्समैन पर खर्चा हो रहा है तो वो कौन से हेड में आएगा? वो आएगा सेलिंग एक्सपेंस में आएगा। वो किस में आएगा? सेलिंग एक्सपेंस में आएगा, और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नेचर है, सो द आंसर इज सी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कौन सी ऐसी चीज है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर अफेक्ट नहीं डालेगी? रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, द आंसर इज सी। बेसिकली क्या है? सैलरी पेड, हाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में असर डालेगा, आंसर नहीं होगा। डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, ये भी आंसर नहीं होगा। रेंट पेड, ये भी आंसर नहीं होगा। लोन रीपेमेंट होगा, क्यों होगा? ओनली प्रिंसिपल अमाउंट, कौन सा अमाउंट बेटा? प्रिंसिपल अमाउंट। इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही, ब्याज की बात नहीं हो रही, बात हो रही है कि जो पैसा आपने रखा है मूल पैसा आप वापस लौटा रहे हो, तो उस पर ट्रायल बैलेंस पे उस पर जो है प्रॉफिट लॉस पे असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि एक तरफ आपकी लायबिलिटी कम होगी, और लायबिलिटी कम कर रहे हो आप कैश से या बैंक से, दूसरी तरफ आपका एसेट कम होगा, तो पूरा असर बैलेंस शीट पर पड़ेगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर नहीं पड़ेगा। तो आंसर इज सी, लोन रीपेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीगल चार्जेस फॉर डिफेंडिंग अ पेटेंट, इन्फ्रिंजमेंट लॉसूट, मेंटेनिंग पेटेंट आर, मतलब ये कि अगर आपके ब्रांड नेम पर, अगर आपके पेटेंट पर कोई मुकदमा चल रहा है, कोई केस चल रहा है किसी पार्टी से, वो पार्टी कह रही है ये पेटेंट मेरा है,
जैसे मारुति में और सेंट्रो में लड़ाई हो जाए कि ये डिजाइन तो हमारा है, मारुति कहे नहीं हमारा है, हुंडई वाले कहे नहीं हमारा है, तो कैसे होगा? तो आंसर इज बी, इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये कौन सा एक्सपेंडिचर कहलाएगा? रेवेन्यू। क्यों? क्योंकि ये लंबे समय तक होता रहेगा, ये एक बार का एक्सपेंस नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई लॉ सूट डिफेंड कर रहे हैं अपने किसी एसेट को लेकर, तो वो किसका पार्ट होगा? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा, क्योंकि वो लीगल कॉस्ट है आपकी। नाउ नेक्स्ट 138th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसीट? कैपिटल रिसीट का कौन सा एग्जांपल है? आंसर सी, सेल प्रोसीड्स फ्रॉम ओल्ड व्हीकल। व्हीकल इज एन एसेट, जब खर्च परचेज करा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, बेच रहे हो तो कैपिटल रिसीट। आंसर इज सी। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड आप रिसीव कर रहे हो, आपने कहीं पर शेयर्स ले रखे। बेसिकली अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो, लोन की फॉर्म में किसी को पैसा देते हो, किसी के शेयर्स की फॉर्म में पैसा लगाते हो, डिबेंचर्स की फॉर्म में पैसा लगाते हो, तो उस पर जो आपकी इनकम जनरेट होती है बेटा, तो वो कौन सा पार्ट है? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पार्ट, सॉरी रेवेन्यू रिसीट है। क्यों? क्योंकि वो रिकरिंग इनकम है आपकी। ये इनकम कौन सी हो गई बेटा? आपकी रिकरिंग इनकम, क्योंकि हर छठे महीने पर या हर तीसरे महीने पर या हर साल में आपको इंटरेस्ट, डिविडेंड की सारी चीजें मिलेंगी, तो रिकरिंग इनकम हो गई आपकी। नेक्स्ट 140, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट? कौन सी ऐसी चीज है जो एसेट साइड में दिखाई देगी आपकी? जाहिर सी बात है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अनरिटन पोर्शन, कौन सा पोर्शन? जो कि राइट ऑफ नहीं हुआ है। कहां पर दिखाई देगा आपको? फिक्टिशियस एसेट्स में, और कहां पर बताया था अभी? मिसलेनियस एसेट्स में। ये दो नाम से आपको चीजें मिल सकती हैं। तो एसेट साइड में कौन सा एक्सपेंडिचर मिल सकता है आपको? याद रखना है, एसेट साइड में कौन सा एक्सपेंडिचर मिल सकता है आपको? फिक्टिशियस एसेट्स के अंदर में डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रट लो, सवाल आ सकता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, कंफ्यूज कर जाते हैं लोग। 140, यहां पर आपका बेटा आकर इसका पार्ट खत्म होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ एमसीक्यूज को हम लेकर आएंगे। जब तक आप लोग इसको देखिए, और अगर आपके कुछ भी व्यूज हो, कोई भी सवालात हो, नोट से रिलेटेड, सवाल से रिलेटेड, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज, हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें। आई होप यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।